की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको आपको पढ़ने का बड़ा शौक है और आप लोगों को पूरी उम्मीद रही होगी कि इसी से टॉपिक स्टार्ट किया जाए तो मजा आएगा। तो मैं एग्जैक्टली हम लोग इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है बच्चों। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पूरे की पूरी पढ़ाई को, ठीक है, और इस पूरी की पूरी क्लास को, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, अब बिल्कुल कमेंट ऑफ कर देना। अगर तुम मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करोगे तो कमेंट अब बिल्कुल नहीं करोगे, जब मैं तुमसे कहूंगा कमेंट करने के लिए तब करना, ठीक है। तब खूब मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा जब तुम मेरी बातें समझोगे, जानोगे, ठीक है। चलो, तो स्पेस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी के मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। काफी बड़ा टॉपिक है, कई दिनों तक चलेगा, खूब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल एबीसीडी से मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट जेड तक लेकर आपको जाऊंगा। आप समझ लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का मतलब तो समझ ही गए होंगे, ऐसी प्रौद्योगिकी जो कि अंतरिक्ष से संबंधित हो, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती हो, वो सारी की सारी चीजें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती हैं। मतलब क्या है? आप लोगों ने सुना होगा सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, आप लोगों ने सुना होगा दूर संचार सेवाएं हमें जो मिलती हैं मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन जो हम बात करते हैं, इस वक्त जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, इस वक्त जो फोन में आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी देश के ऊपर कुछ किसी दूसरे देश जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से नजर रखते हैं। इसके अलावा सैटेलाइटों को छोड़ना, इसके अलावा क्या कहते हैं, इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में, ब्रह्मांड से जुड़े हुए आपने सुना होगा ब्लैक होल के बारे में, आपने सुना होगा नेबुला के बारे में, आपने सुना होगा तारों के बारे में। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वो सब किया जाता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब आप पीछे देख रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले ये झंडा लहरा दिया, ये मुझे लगता है 15 अगस्त 1947 की तस्वीर है। आपको ऐसा लग रहा होगा 15, तो सर ने ये तस्वीर क्यों लगाई है? ऐसा लग रहा है हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। नहीं बच्चों, ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन ये जो आपको 15 अगस्त 1947 की तस्वीर, जो कि भारत की आजादी के दिन की तस्वीर है, उसको मैंने इसलिए लगा रखा है कि मैं थोड़ी सी इसकी हल्की सी हिस्ट्री बताऊंगा। आप अभी तो मैं मतलब इस पूरी की पूरी क्लास में आपको थोड़ा सा स्टार्ट कराऊंगा ना, थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। एबीसीडी से पहले आप भारत के अंतरिक्ष संगठन के बारे में, भारत के प्राइवेट अंतरिक्ष के संगठनों के बारे में, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग तकनीक में इंटर करेंगे। तो जैसे मैं ये बताना, ये मैंने जो तस्वीर इसलिए लगाई है जिससे कि आपको मैं यहां से शुरुआत करूं कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ तो पूरी दुनिया जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में दौड़ कर रही थी और हम बिल्कुल नए नए आजाद हुए थे, ठीक है, नए नए आजाद हुए थे। यहां पर अमेरिका जो है अंतरिक्ष में जाने का प्लान कर रहा था, ठीक है, रशिया जो है वो अंतरिक्ष में जाने का प्लान कर रहा था, जो अमेरिका जो था वो जो है मून पर यानी कि चंद्रमा पर लैंड करने की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो पूरी दुनिया अंतरिक्ष की रेस में दौड़ रही थी जब हम आजाद हुए थे, ठीक है। और हमारे पास क्या था 15 अगस्त 1947 को? हमारे पास था एक विभाजन, एक ऐसा अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से हमें लूट चुके थे, पूरी तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो है पैसा रुपया हर चीज वो लूट कर भाग चुके थे, हमें विभाजित करके गए थे, भारत पाकिस्तान अलग करके गए थे। तो बहुत कुछ हो चुका था। मतलब उस जमाना, वो जमाना जब पूरी दुनिया जो है अंतरिक्ष की होड़ में लगी हुई थी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, उस जमाने में हम आजाद हुए थे। यानी कि हम बहुत ही मतलब समझ लीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे पास एक चीज थी जो उन सबके पास नहीं था, और वो था सपना। सपना यानी सपना किस चीज का? सपना कि एक ना एक दिन आएगा, आज हम आजाद हुए हैं, आज हमारे पास कुछ नहीं है, आज हमारे साथ बहुत बुरी स्थिति है, हमारा विभाजन हो चुका है, लोग हमें लूट कर जा चुके हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम इस दुनिया में अपना झंडा गाड़ेंगे, हम भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, विकास करेंगे और अपना झंडा पूरी दुनिया के सामने जो है वो झाड़ेंगे। हम भी अमेरिका जो है और साथ ही साथ रशिया की तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन ऐसा होगा हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकेंगे। तो इस सपने को लेकर हम लोगों ने 1962 में, मेरे प्यारे बच्चों, 1962 में 1962 में एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम रखा इंकोस्पार, ठीक है। उस संस्था का नाम क्या था बच्चों? उस संस्था का नाम था इंकोस्पार, ठीक है। क्या नाम था बच्चों? इंकोस्पार। तो याद रखिएगा बच्चों, इंकोस्पार की स्थापना 1962 में हुई थी, 1962 में। तो भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली जो सबसे पहली एजेंसी यानी पहला जो संगठन भारत ने बनाया वो इसरो नहीं था, बल्कि उसका नाम था इंकोस्पार। इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। तो भारत में अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि भारत में पहली अंतरिक्ष संगठन जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा था, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका नाम क्या था? तो बताइएगा 1962 में हमने इंकोस्पार नाम के संगठन की स्थापना की थी, ठीक है बच्चों। फिर क्या हुआ? यही इंकोस्पार को हम लोग आगे बढ़ते रहे, इसको अपडेट करते रहे और फाइनली इसरो की स्थापना की गई। और ये जो इसरो की स्थापना है, इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। तो इंकोस्पार को ही अपडेट किया गया और इसी को बनाया गया इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना गया और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो पहली जो एजेंसी भारत ने बनाई, ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने की, उसका नाम था इंकोस्पार, 1962 में स्थापित की गई और 1969 15 अगस्त 1969 को वही एजेंसी को हमने क्या किया? अपडेट कर दिया और उसे किस नाम से जाना? इसरो के नाम से जाना। इस इसरो की स्थापना में या इंकोस्पार की स्थापना में या भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा योगदान बच्चों किया है तो उनका नाम जो है वो विक्रम ए साराभाई है। विक्रम ए साराभाई है। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये वो उस महान शख्सियत की है, वो उस महान इंसान की है जिसने भारत के में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की स्थापना करी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को जिसने यहां पर जो है कह सकते हैं उसकी नींव डाली। इसी वजह से विक्रम ए साराभाई को भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विक्रम ए
साराभाई, इन्हीं के नाम से जो है वो क्या है, बहुत सारे अंतरिक्ष जो है वो अंतरिक्ष कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं जो इन्हीं के नाम से बनाए गए हैं। पॉलिटिकल विजन कह सकते हैं, राजनीतिक विजन जो था वो राजनीतिक विजन किसका था? राजनीतिक विजन था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक राजनीतिक विजन था, यानी कि इनका ये सपना था कि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में हम आगे बढ़े, शानदार काम करें, और उनको सपोर्ट करने का काम किसने किया? पॉलिटिकल सपोर्ट किसने किया? वो किया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं हमारे भारत में अगर अंतरिक्ष अनुसंधान में, ठीक है, एक कह सकते हैं न्यू डालने का काम किसने किया? विक्रम ए साराभाई ने। तो ये पॉइंट क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है बच्चों, ठीक है, जरूरी है। तो इसलिए, ठीक है, इसलिए अगर अगर बात करें तो बात करें तो हम क्या करें, थोड़ा सा स्लो पढ़ाई भैया, कैसे स्लो, किस तरीके से स्लो? भाई एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। स्लो बहुत कर दूंगा तो तुम्हें मजा ही नहीं आएगा, स्लो कर दूंगा तो फिर लगेगा कि हम अंतरिक्ष नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, पता लगा कि हम जो है वो कोई गरीबी मतलब भाई स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बात करने जा रहे हैं, थोड़ा जोश और जज्बा तो होना चाहिए ना। ये पता लगा तुम लोग यंग हो यार, अभी नए नए लड़के हो, तुम्हारे अंदर होना चाहिए जोश और जज्बा। पता है ऐसे हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे तो हो चुका, तुम्हें हवा ही नहीं लगेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड स्लो कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपनी स्पीड भी समझने की बढ़ाइए बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहां पर, ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें, ठीक है, तो अब आप समझने की कोशिश करिए। तो मैंने क्या बताया था, मैंने फिर से बता दे रहा हूं, क्या बताया? भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की स्थापना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान की स्थापना, ठीक है, स्थापना, ठीक है, हाँ, चलो चलो कोई बात नहीं, अब कमेंट मत करो, समझो इसका। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की जो स्थापना, यानी सबसे पहला संगठन जो भारत में बना, उसका नाम था इंकोस्पार। कब बना बच्चों? 1962 में बना, ठीक है। फिर वही 1962 के बाद जो है उसी इंकोस्पार का जो है वो अपग्रेड कर दिया गया और एक संस्थान बना जिसका नाम था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना। आ रही बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से 1969 में इसरो की स्थापना हुई, 15 अगस्त 1969 में उसकी स्थापना हुई। इसके जो सूत्रधार थे वो कौन थे? एक वैज्ञानिक, ठीक है, जिनका नाम था विक्रम ए साराभाई, ठीक है। इन्हें हमारे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकली किसने मदद करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको मदद किया, यानी इनके विजन से भी ये सारा काम हो पाया। इसरो का जो हेडक्वार्टर है मेरे प्यारे बच्चों वो बेंगलुरु में है, और यही वो संस्थान है, इसरो ऐसा संगठन है जो भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर काम करता है। इतनी बात मैंने आप लोगों को बताई, होप कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जितनी चीजें मैंने बताई यहां पर लिखी हुई हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए पॉइंटर की तरह से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। सबसे पहले जो है वो भारत में 1962 में जो स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति या इंकोस्पार की हुई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई, ठीक है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। और ये जो इसरो है वो भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत, भारत सरकार के प्रमुख अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हमारे यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के पिता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के पिता, ठीक है, के पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, पिता को किसे कहा जाता है? विक्रम ए साराभाई को, विक्रम ए साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का भारत में पिता कहा जाता है। यही सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, बोर्ड पर लिखी हुई हैं, पॉइंटर की तरह से इसे नोट कर लीजिए। ये स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, स्टैटिक पार्ट इतना आपको पता होना चाहिए ये इसके बारे में, इसको जल्दी से जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, सही कहा कुमकुम यादव, ठीक है। चलिए तो बस जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए। अब इस पॉइंट को जल्दी से यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, क्लास नोट्स मिलेगा पूजा, डोंट वरी, क्लास नोट्स मिलेगा, आपको पीपीटी सारी मैं उठाकर आपको भेज दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ थैंक यू साइमा, ठीक है। अरे लिख कर ही पढ़ा रहा हूँ बच्चे, महेंद्र, क्या नाम है इसका? महेंद्र दाल, पता महेंद्र दाल क्या नाम है, ठीक है। लिख कर ही पढ़ा रहा हूँ यार, लिख कर पढ़ाया है, लिख कर ही पढ़ाया है। उसके बाद जो है तो मेरी लिखावट का टेस्ट ले रहे हो क्या कि मुझे लिखना आता है कि नहीं लिखना आता है? लिख कर ही पढ़ाया, ठीक है। वो तो बाद में तुम्हें लिखने के लिए मैंने जो है वो ये लगा दिया है, तुम परेशान मत हो, ठीक है। पहले लिख कर ही पढ़ाया, लेकिन तुम सही से लिख सको, क्योंकि मेरे ऊपर डाउट मत, तुम्हें लिखना आता है पता नहीं लिखना आता है कि नहीं आता है, तो इसलिए मैंने लिख कर दे दिया, तुम जल्दी से उतार लो, गलती ना करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। मेरी टेलीग्राम आईडी सलीम सर कर है, मैं बता दूंगा तुम लोगों को, जो ऑफिशियल सलीम आईडी है। जल्दी से नोट कर लें मेरे प्यारे बच्चों। जो टेलीग्राम आईडी है वो सलीम PW UPSC वाला। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आपने इसे लिख लिया तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे इसरो जो है, ठीक है, समझिएगा कि जो इसरो है मेरे प्यारे बच्चे, इसरो है, तो इसरो इंडिया का क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी भारत के लिए काम करती है, ठीक है, भारत के लिए काम करती है। आ रही बात समझ में? अब
अब यहां पर ऐसे ही बहुत सारी स्पेस एजेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि अलग अलग कंट्रीज के लिए काम करती हैं, ठीक है। जैसे हमारी स्पेस एजेंसी क्या हो गई, इसरो, ठीक है। खूब अच्छे से समझिएगा, मजा आएगा इस चीज को जानकर, ठीक है। क्योंकि आपको सभी आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मैं आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा सा जान पहचान करवा रहा हूं, ठीक है। तो आपके संगठन जो भारत में संगठन है जो इसरो अंतरिक्ष में उसमें काम कर रहा है, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठन, सबके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको कम से कम पहचान हो जाए, फिर हम लोग टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में चलेंगे। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसरो तो भारतीय संगठन है, ऐसे ही आप लोग जो है वो अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का जो अंतरिक्ष संगठन है, जो वहां की अंतरिक्ष एजेंसी है वो नासा है, आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी नासा है। ऐसे ही रशिया की जो है वो रॉसकॉस्मॉस है, क्या है बच्चों, रॉसकॉस्मॉस है, ठीक है, कॉस्मॉस है। तो इसी तरीके से दुनिया की जो टॉप स्पेस एजेंसियां हैं, ठीक है, उनके उनके नामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे उनके नामों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, या मिलान करने का सवाल आ सकता है। मान लीजिए कि यहां पर इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, नासा, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर लिखा रहा है यूएसए, अमेरिका, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर इंडिया लिखा रहा है, और फिर उसके बाद यहां पर लिखा रहा है इसरो। तो आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे मिलान करने के क्वेश्चन भी आते हैं, और साथ ही साथ हर स्पेस एजेंसी के बारे में, जो कि टॉप स्पेस एजेंसीज हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कम से कम उनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के देशों की जो स्पेस संगठन है, यानी कि अंतरिक्ष संगठन है, स्पेस एजेंसियां हैं, उनके नाम क्या क्या है। तो आप लोगों के लिए मैं पूरी लिस्ट लेकर आया हूं जो टॉप भारतीय अंतरिक्ष संगठन है पूरी दुनिया के, उनके बारे में। तो उसमें सबसे पहले आता है, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की अगर बात करें बच्चों, तो अमेरिका की यानी कि यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की आता है आपका नासा, क्या नाम है, नासा, ठीक है, नासा, ठीक है, नासा याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। ये बजट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बजट याद करने की जरूरत नहीं, आपके काम करें, बस आप स्पेस एजेंसी का नाम याद रखें। चाइना की अगर आपसे बात की जाए तो चाइना की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है सीएनएसए, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ का जो यूरोपीय संघ है, तो उसकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है ईएसए, क्या नाम है, ईएसए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, ठीक है। जापान की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है, जक्सा, क्या बोला जाता है, जक्सा। अगर शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद हो गया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। रशिया का मैंने आपको बताया, रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मॉस, क्या नाम है बच्चों, रॉसकॉस्मॉस नाम है इसका, ठीक है, रॉसकॉस्मॉस, ठीक है। और इंडिया की आपको पता है। तो इतनी टॉप स्पेस एजेंसी, यानी दुनिया के अलग अलग स्पेस एजेंसियां के अलग अलग कंट्रीज की जो स्पेस एजेंसी हैं, अंतरिक्ष संगठन है, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसके तहत अमेरिका की क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नासा है, यहीं रख के जाइए, यहीं याद कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाइना की क्या है, सीएनएसए, क्या नाम है बच्चों, सीएनएसए, शॉर्ट फॉर्म भी याद रहेगा चलेगा, ठीक है, वैसे फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यूरोपीय संघ की जो स्पेस एजेंसी है वो है ईएसए, ठीक है। फ्रांस की जो है वो क्या है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, एनसीएसएस, ठीक है। जापान की क्या है, जापान की है जक्सा, ठीक है। रूस की क्या है, रॉसकॉस्मॉस, ठीक है। तो इसे जरूर नोट कर लीजिए, कहीं पर भी किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे इन अंतरिक्ष संगठनों के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा अंतरिक्ष संगठन, ठीक है, किसके कौन सा अंतरिक्ष संगठन किस देश का है। तो इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जल्दी से शॉर्ट में से नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे अमेरिका का नासा, ठीक है, चाइना का सीएनएसए, ठीक है, चीन का क्या है बच्चों, सीएनएसए, ठीक है, चीन का क्या है, सीएनएसए, यूरोपीय संघ का ईएसए, फ्रांस का एनसीएसएस, जापान का जक्सा, रूस का रॉसकॉस्मॉस, और साथ ही साथ इंडिया का इसरो तो आपको पता ही है, ठीक है, पता ही है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे पास प्यारे बच्चों। मैंने क्या बताया कि आज मैं इस क्लास में आप सबको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, आपको पता तो होना चाहिए कैसे संगठन पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग टेक्निकलिटी पर चलेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, यहीं रख लीजिए, मुझे लगता है सबको रट भी गया होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरे लिख लो, पूरा वक्त दिया है। पहले सुमित वर्मा, पहले जो पढ़ रहे हो उसे पढ़ लो, फिर जनरल साइंस पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चे, सुमित भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा अच्छे से। जो बिल्कुल सबसे धीमे हैं वो भी नोट कर चुके होंगे। फुल फॉर्म मेरे प्यारे बच्चे, ये फुल फॉर्म कर सकें बहुत अच्छी बात है, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, आप पीपीटी से नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं कर सके तो कम से कम शॉर्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए, अब देखो बच्चों, समझो इस बात को कि जिस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जैसे किसी भी देश में एक सरकारी एजेंसी होती है, सरकारी संगठन होता है, ठीक है, संगठन होता है, सरकारी संगठन होता है, तो वो काम करता है। लेकिन इसके अलावा साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आजकल क्या कर रही हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं। बहुत सारे देशों में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी अंतरिक्ष की प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही हैं, विकास कर रही हैं, अपने रॉकेट बना रही हैं, ये सब काम कर रही हैं, ठीक है। आपने सुना होगा किसके बारे में, स्पेस एक्स के बारे में सुना होगा। इलॉन मस्क नाम का व्यक्ति है, सुना होगा ना बच्चों, इलॉन मस्क नाम का एक व्यक्ति है, काफी पॉपुलर व्यक्ति है। तो इलॉन मस्क ने एक अपनी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी बनाई जिसका नाम रखा है, क्या नाम रखा है, उसका नाम रखा है स्पेस एक्स, ठीक है, वो रॉकेट भेजती है, ठीक है। तो अब यहां पर
अब यहां पर अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर बात करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट जो कंपनियां इस दुनिया में इस वक्त अपना झंडा गाड़ रही हैं, अपना लोहा मनवा रही हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, वो आइडिया होना चाहिए। तो उनकी भी आपको कुछ टॉप कंपनीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहां की हैं। जैसे स्पेस एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, स्पेस एक्स है, ठीक है, ये जो स्पेस एक्स कंपनी है, ये स्पेस एक्स कंपनी ये आपके इलॉन मस्क की है, और ये कहां की कंपनी है? यूएस की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इसके अलावा दूसरी कंपनी है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस या यूएलए के नाम से जाना जाता है, ये भी अमेरिका की है। ये टॉप कंपनियां हैं जो इस वक्त पूरे दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, और साथ ही साथ अपने रॉकेट भेज रही हैं, अपने सैटेलाइट भेज रही हैं। तो उसमें वो टॉप कंपनियों में नंबर 1 पर आती है स्पेस एक्स कंपनी, ठीक है, जो कहां की है मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका की है। दूसरी कंपनी है यूएलए, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों एरियन स्पेस, क्या नाम है? एरियन स्पेस, ठीक है, एरियन स्पेस, ये एरियन स्पेस नाम की कंपनी है, ये भी जो है एक प्राइवेट कंपनी है, और ये कंपनी है फ्रांस की। कहां की है बच्चों? फ्रांस। ये मैं सारी प्राइवेट कंपनियां बता रहा हूं, तो अंतरिक्ष के अनुसंधान कर रही हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में काम कर रही हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रॉकेट भेज रही हैं, सैटेलाइट भेज रही हैं। तो वो सारी प्राइवेट कंपनियां जो टॉप प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, इसमें सबसे नंबर 1 पर आती है स्पेस एक्स, ठीक है, अमेरिका की है। यूएलए, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ये भी अमेरिका की है। एरियन स्पेस फ्रांस की है। इसके अलावा एक कंपनी है ब्लू ऑरिजिन, ठीक है, ब्लू ऑरिजिन, क्या नाम है? ब्लू ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन, ठीक है, ब्लू ऑरिजिन नाम की कंपनी है, ये भी कहां की है? ये भी अमेरिका की है, ठीक है, कहां की है? यूएस की है। ब्लू ऑरिजिन, ये भी अमेरिका की है, चौथे नंबर की टॉप कंपनी है, इसका नाम ब्लू ऑरिजिन है, ये भी कहां की है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लू ऑरिजिन भी अमेरिका की है। 2029 नहीं, 2032-33 में देना, तब भी सब सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये प्राइवेट कंपनियां मेरे प्यारे बच्चों में बता रहा हूं जो कि इस वक्त अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ठीक है, जिसमें से स्पेस एक्स है, यूएलए है, एरियन स्पेस है, ब्लू ऑरिजिन है, ठीक है, ब्लू ऑरिजिन है। 5वें नंबर पर आती है एक्सियोम स्पेस, एक्सियोम स्पेस आती है, ये भी अमेरिका की है। कहां की है? अमेरिका की एक्सियोम स्पेस, और साथ ही साथ आई स्पेस आती है, ये जापान की है, 6ठे नंबर। तो ये 6 टॉप कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही हैं। ये 6 कंपनियां हैं, इनके भी नाम नोट कर लीजिए, जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन प्राइवेट कंपनियों के बारे में जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ठीक है। चलिए चलिए, अर्चना वर्मा, आपके घर में शादी है, आप जाइए काम करिए, लेकिन बाद में पढ़ जरूर लीजिएगा। जल्दी से नोट कर लें मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू स्वीटी, इसको भी नोट कर लीजिए। थैंक यू रेनू, अच्छे से पढ़िए बेटा। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? अब कुछ लोग कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि सर क्या इंडिया की भी कोई प्राइवेट कंपनी है? क्या इंडिया की भी कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि जैसे भारत में, मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जो सरकारी संगठन है उसका नाम तो आप सब जानते हैं, इसरो है। इसरो भारत का सरकारी अंतरिक्ष संगठन है, इसके बारे में तो तुम सब जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, क्या भारत में भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही हैं, विकास कर रही हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, भारत में भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने वाली जो है कंपनियां मौजूद हैं, ठीक है। और भारत में आप लोगों के लिए, आप सवाल पूछे उससे पहले मैं जवाब लेकर हाजिर हो जाता हूं, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे थे सर क्या प्राइवेट कंपनी भारत में भी है? बिल्कुल है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भारत में जो टॉप स्पेस टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली कंपनियां हैं, उनमें से नाम आता है सबसे पहले अग्निकुल कॉस्मोस का। किसका आता है? अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस का नाम आता है, ठीक है बच्चों, अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। ये क्या बनाती है? ये बनाती है रॉकेट, क्या बनाती है? प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान, यानी कि जिसकी मदद से हम लोग जो है वो रॉकेट, उसको सैटेलाइट को भेजते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रॉकेट या प्रक्षेपण यान, या इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्च व्हीकल। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो लोगों को मैंने कहा था ना, तुमसे प्रॉमिस किया था, तो तुम लोगों को बिल्कुल एबीसीडी से पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। अगर कुछ नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को आना चाहिए। देखो बच्चों, असल में एक मशीन होती है, ठीक है, समझिएगा, एक मशीन होती है, ये मशीन जो है वो कहलाती है सैटेलाइट, या इसे बोला जाता है उपग्रह कहा जाता है। ये मशीन बहुत सारे काम करती है, आपको दूरसंचार सेवाएं देने में मदद करती है। आपको जो फोन पे बात करते हैं, तो फोन पे बात करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो दूरसंचार सेवाएं देती है। ये ऊपर से घूमते हुए पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए, ये पृथ्वी के चारों तरफ एक ऑर्बिट में, कक्षा में ये मशीन भेजी जाती है और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चारों तरफ ये चक्कर लगाती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, और हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती है, जैसे दूरसंचार सेवाएं देती है, ऊपर से फोटोग्राफी करती है, ठीक है। इसके अलावा हमें नेविगेशन करने में मदद करती है। नेविगेशन करने का मतलब, जैसे हम लोग जीपीएस यूज करते हैं ना, जीपीएस की मदद से हम पता करते हैं हम कहां मौजूद हैं, कहां हमें जाना है, तो नेविगेशन करने में मदद करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद करती है, ठीक है। तो समझो बच्चों, तो इस तरीके की मशीन होती है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, किताबों में देखा, इस तरीके की मशीन होती है, इसे उपग्रह बोलते हैं। ये उपग्रह हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं देता है, और ये उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। इस उपग्रह को, अच्छा, ये उपग्रह जो घूमता है इसे कक्षा बोलते हैं, जिस जगह पर ये घूमता है उसे क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। तो इस तरीके की जो मशीन होती है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती है, वो उपग्रह कहलाता है। ये उपग्रह पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई पर घूमता रहता है, उसे हम लोग कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट
ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे ऑर्बिट कहा जाता है या इसे कक्षा कहा जाता है। और एक रॉकेट होता है, सुनो मेरे प्यारे बच्चे, ये एक रॉकेट होता है, इस तरीके का रॉकेट होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, इसको सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तुमको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। उस रॉकेट में इन अंतरिक्ष उपग्रहों को रखकर जमीन से, ठीक है, जमीन से उड़ाया जाता है और ये रॉकेट ले जाते हैं उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो उपग्रह क्या होता है? उपग्रह एक मशीन होती है और ये मशीन क्या करती है? हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। कोई दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, कभी जो है ये हमारी फोटोग्राफी, पृथ्वी की सतह की फोटोग्राफ निकालती है, कभी हमें जो है नेविगेशन यानी हमारे स्थान का पता बताती है। तो ये मशीनें एक कक्षा में पृथ्वी की सतह से एक ऊंचाई पर ले जाकर कक्षा में छोड़ी जाती हैं, उसे हम लोग कक्षा या ऑर्बिट, जगह को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट कहते हैं। और कक्षा और या ऑर्बिट में छोड़ने का काम, इस सैटेलाइट को छोड़ने का काम एक रॉकेट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे बोलते हैं प्रक्षेपण यान। क्या बोलते हैं? इस रॉकेट का नाम क्या होता है? प्रक्षेपण यान, ठीक है, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा कि प्रक्षेपण यान क्या होता है, उपग्रह क्या होता है और कक्षा क्या होती है, ठीक है। उपग्रह मशीन होती है जो हमें सेवाएं देती है, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज देती है, जहां इसे छोड़ा जाता है पृथ्वी की सतह की ऊंचाई पर, उसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। खूब डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको, ठीक है, खूब डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ और ये जो आपका रॉकेट होता है जिसे प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल कहते हैं, ठीक है, ये कक्षा में ले जाकर स्थापित करता है सैटेलाइट को, ठीक है, सैटेलाइट को। तो अब यहां पर मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि यहां पर जो एक भारत की प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो आप लोग पूछ रहे थे, भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, ये क्या करती है? ये क्या बनाती है? ये प्रक्षेपण यान बनाती है, रॉकेट बनाती है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि सैटेलाइट को छोड़ने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा भारत में प्राइवेट कंपनी दूसरी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। क्या नाम है इसका? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ठीक है, इसका क्या नाम है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस नाम है। ये जो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस नाम की कंपनी है, ये भी भारतीय प्राइवेट कंपनी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान करने वाली प्राइवेट कंपनी है। और इसका काम क्या होता है? ये उपग्रह भी बनाती है, यानी वो मशीन भी बनाती है, और साथ ही साथ ये लॉन्च व्हीकल यानी कि सॉरी उपग्रह प्रक्षेपण, ये भी क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाती है, यानी कि ये भी रॉकेट बनाती है, उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाती है, ठीक है, ये भी रॉकेट बनाती है, ठीक है, प्रक्षेपण यान बनाती है। तीसरी कंपनी जो भारत की प्राइवेट कंपनी है अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही है, वो है ध्रुवा स्पेस। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? ध्रुवा स्पेस, ठीक है, ध्रुवा स्पेस, ठीक है, बिल्कुल एबीसीडी की तरह समझिए। ध्रुवा स्पेस ये भी भारत की प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही है। ये उपग्रह बनाती है, ये प्रक्षेपण यान या रॉकेट नहीं बनाती, ये वो मशीन बनाती है, उपग्रह बनाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों स्पेस ओवर कॉर्प नाम की कंपनी है, ये स्पेस ओवर कॉर्प नाम की कंपनी रिसर्च करती है, यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने का काम, रिसर्च करने का काम कौन करता है? स्पेस ओवर कॉर्प करता है, ठीक है। ये उपग्रह प्रक्षेपण यान नहीं बनाती, ये उपग्रह नहीं बनाती, ठीक है, ये सिर्फ अनुसंधान करती है। पिक्सल नाम की कंपनी है बच्चों, बहुत मशहूर है पिक्सल, ठीक है, पिक्सल नाम की कंपनी है, भारतीय कंपनी है, भारतीय प्राइवेट कंपनी है। ये बनाती है उपग्रह, क्या बनाती है? उपग्रह का निर्माण करती है, प्रक्षेपण यान या रॉकेट नहीं बनाती है। इसके अलावा सैटेलाइज नाम की कंपनी है, सैटेलाइज नाम की कंपनी है, और ये जो सैटेलाइज नाम की कंपनी है ये भी उपग्रह बनाती है, ठीक है बच्चों, उपग्रह बनाती है। इसके अलावा स्काई रूट एरोस्पेस काफी मशहूर है, स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, ये भी भारत की प्राइवेट कंपनी है, ये प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट बनाती है, ठीक है, प्रक्षेपण यान या रॉकेट बनाती है। तो ये टॉप भारत की, वैसे तो भारत में 200 से अधिक, ठीक है, 200 से अधिक कह सकते हैं प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन जो टॉप कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो अंतरिक्ष अनुसंधान में काम कर रही हैं, वो ये कुछ हैं जिनके नाम मैंने यहां मेंशन किए और उनके काम भी आपको बता दिए कि ये काम क्या करती हैं। होप मेरे प्यारे बच्चों 101% ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, नोट कर लीजिए इसको। सारे रटना नहीं पड़ेगा बच्चों, लेकिन पता तो होना चाहिए। चांदनी चौधरी विवेक, सॉरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। बेटा इसरो का काम बहुत बड़ा है, ये तो छोटे छोटे काम करते हैं, ठीक है। इसरो का काम बहुत बड़ा है। इसरो तो सारे सैटेलाइट, मैक्सिमम लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान इसरो ही बनाता है। ये सब तो छोटे छोटे काम कर रहे हैं और अभी ये विकसित हो रहे हैं, अभी ये विकसित नहीं हुए हैं। अभी भारत में ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, ठीक है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, इसरो का बहुत बड़ा काम है। इसरो की क्या बराबरी है? इसरो की कोई बराबरी ही नहीं है। हाँ जी, मेरे इसी टाइम क्लास होगी, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। चलिए अब देखो बच्चों, अभी हाल ही में एक आपको देखा, मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों को करंट अफेयर से मैं अपडेट करूंगा, ठीक है, करंट अफेयर से अपडेट करूंगा। तो करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर जो है वो ये है, इन प्राइवेट कंपनियों से एसोसिएटेड करंट अफेयर ये है कि भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट छोड़ा है। भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट छोड़ा है और उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस रॉकेट। क्या नाम है बच्चों? विक्रम एस रॉकेट, ठीक है, ये करंट अफेयर की तरह से जरूर नोट कर लीजिएगा, विक्रम एस रॉकेट। भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना खुद का रॉकेट छोड़ा है और इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस रॉकेट। और इस मिशन को नाम दिया गया था बच्चों, मिशन को नाम दिया गया था प्रारंभ, क्योंकि हमने पहली बार ना, भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट छोड़ा है, तो इस मिशन को कहा गया प्रारंभ, मिशन प्रारंभ कहा गया। और रॉकेट का नाम क्या था? विक्रम एस रॉकेट। और इसको भेजा गया 18 नवंबर 2022 को, 18 नवंबर 2022 को। और इसको भेजा था स्टार्टअप यानी प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने। तो स्काई रूट एरो स्पेस जो भारत की प्राइवेट कंपनी है, वो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट का नाम था विक्रम एस रॉकेट और विक्रम एस रॉकेट जो लॉन्च किया गया इसे ही नाम
दिया गया मिशन प्रारंभ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में किसी जो प्राइवेट एजेंसी है या प्राइवेट कंपनी के द्वारा छोड़ा गया पहला रॉकेट का नाम क्या था, या उस मिशन का नाम क्या था, या उस कंपनी का नाम क्या था। ये तीनों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मिशन का नाम था प्रारंभ, रॉकेट का नाम था विक्रम एस, और साथ ही साथ इसको जिस कंपनी ने भेजा उसका नाम था स्काई रूट एरो स्पेस। ठीक है बच्चों, इस बिल्कुल बात क्लियर। इसके बाद आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या भारत, ये तो रॉकेट बनाया, रॉकेट का मतलब आप समझ ही रहे हो, रॉकेट को तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, रॉकेट वो मशीन होती है जो कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाती है। ठीक है, तो क्या सर सैटेलाइट भी किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है कि सिर्फ रॉकेट ही बनाया है? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, 2022 में ही, ठीक है, अप्रैल 2022 में ही पिक्सल नाम की जो कंपनी थी, पिक्सल नाम की जो कंपनी थी, उस पिक्सल नाम की कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया। सबसे पहला भारत में प्राइवेट सैटेलाइट जो लॉन्च किया वो पिक्सल नाम की प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया, और उस सैटेलाइट का नाम रखा था शकुंतला। क्या नाम रखा था? शकुंतला। तो आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने कौन सा सैटेलाइट भेजा है प्राइवेट कंपनी ने, तो बताएंगे शकुंतला। किस कंपनी ने भेजा है? तो पिक्सल नाम की कंपनी ने भेजा है। ठीक है बच्चों, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है, किससे? भारत में प्राइवेट कंपनियों से। ठीक है, हाँ बिल्कुल सफल रहा था, ये सारा मिशन पूरी तरह से सफल रहा था, ये नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया बच्चों? बिल्कुल याद हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू महेंद्र दाल। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा उपग्रहों के प्रकार पर। ठीक है, उपग्रहों के प्रकार, उपग्रहों को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अब उपग्रहों को समझना है, हमें खूब डिटेल में समझना है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उपग्रहों के प्रकार पर हम लोग जाते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कलम रोक कर देखिएगा, बिल्कुल पेन वहीं रोक रख दीजिए और इन सब चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये क्लास 5:30 तक चलेगी। ठीक है, ये 4 से चलेगी 5:30 तक। ठीक है, 4 से 5:30 बजे तक चलेगी। ठीक है, चलिए बच्चों, अब थैंक यू अजीत भाई, तो इधर देखिएगा। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल कलम रोक के समझिएगा। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। तो याद रखिएगा बच्चों कि अगर इस पृथ्वी के, ध्यान से देखिए, इस पृथ्वी के की का अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों बहुत अच्छे से, पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है, और पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर, यानी इसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई भी पिंड इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में रहकर इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इसे हम पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र होता है, जहां तक उसका गुरुत्वाकर्षण लगता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई पिंड उस गुरुत्वीय क्षेत्र में रहकर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है उपग्रह। ये बात तो आप जानते होंगे। अब यह उपग्रह जो है दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जिसे प्रकृति ने बनाया है, तो जिसका उदाहरण हो जाता है चंद्रमा, जिसे आप लोग जानते हैं। तो चंद्रमा हो गया पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो इंसान ने अपने किसी मकसद के साथ बनाए होते हैं, किसी ना किसी एम के साथ, किसी ना किसी लक्ष्य के साथ बनाए होते हैं। तो उस एम, उस लक्ष्य, उस मकसद के साथ बनाए गए उपग्रह जो इंसान अपने अपने एम को पूरा करने के लिए बनाता है, ऐसे उपग्रहों को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह, या उन्हें हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित उपग्रह। क्या बोलते हैं? मानव निर्मित उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में तो आप जानते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो आप लोग ज्योग्राफी वगैरह और सब में पढ़ा होगा, आगे हम लोग चंद्रयान वगैरह जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर कृत्रिम उपग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और खास करके कृत्रिम उपग्रहों, भारतीय कृत्रिम उपग्रहों के बारे में हम देखेंगे कि भारत में जो कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं वो कौन कौन से हैं, क्या करते हैं, और उनके नाम किस किस हिसाब से हैं। अब देखो बच्चों, एक बात समझ लो। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे, आप लोग सुनते होंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बहुत अच्छे से, बहुत मेरे प्यारे बच्चे, मैक्सिमम बहुत अच्छे बच्चे हैं, 2-4 लोग हैं जो लगातार जो है वो कमेंट, अपना वो कमेंट बैठे रहते हैं। अब उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके साथ मेरी जो है वो कह सकते हैं ना, मेरे साथ मेरी जो है प्रार्थनाएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी से सुधर जाएं और जल्दी से क्लास पर कंसंट्रेट करें, बाकी बच्चा हर अच्छा है। अब इधर देखो मेरे प्यारे बच्चे कि मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे उपग्रह जो मानव अपने किसी एम, किसी लक्ष्य, किसी मकसद के साथ भेजता है, कुछ सेवाएं लेने के लिए भेजता है, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अब बात ये होती है, भारत ने बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह भेजे। भारत कभी जीसैट लॉन्च करता है, 18 नवंबर को उसने जीसैट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया। अब भारत जो है वो कभी कार्टोसैट लॉन्च करता है, आप लोग सुनते होंगे। भारत कभी आईआरएस नाम का सैटेलाइट भेजता है, कभी भारत जो है वो रिसैट नाम का सैटेलाइट भेजता है, भारत कभी ईओएस नाम का सैटेलाइट भेजता है। तो आप लोग जब न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, अगर पढ़ते होंगे तो जब न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या है, अरे ये क्या है, जीसैट क्या है, रिसैट क्या है, कार्टोसैट क्या है, ओशनसैट क्या है।
तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। और फिर भारत सैकड़ों उपग्रह अभी तक भेज चुका है, कितना हम याद करें, कौन सा कैसा उपग्रह है, कितना याद करें, आप बहुत परेशान हो जाते होंगे। लेकिन बच्चों इसी का सोल्यूशन लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। मैं आपको एक एक उपग्रह को डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है, डिस्कस करूंगा, उसके फंक्शन के बारे में समझाऊंगा, उसके सिस्टम के बारे में समझाऊंगा। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि अब आपको इस क्लास को करने के बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उपग्रहों को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीसैट 20 रख रहे हो, जीसैट 19 रख रहे हो, जीसैट 12 रख रहे हो, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीसेट रख रहे हो, ये करें। आप एक बार आपके अंदर में ये कैपेबिलिटी डेवलप कर दूंगा कि आप सिर्फ उपग्रहों को देखेंगे, न्यूज़पेपर में आया अच्छा जीसैट 20 लॉन्च हुआ, बस इतना पढ़ लेंगे, आपको पूरा उसका स्पेसिफिकेशन पता हो जाएगा, ये किस काम का है, किस लिए है, किस तरह से सब पता हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन उसका उसका प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि शांति से आपको समझना पड़ेगा, शांति से सारी चीजें करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो अब यहां पर, ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है शीतल सिंह, कि वो उपग्रह जो मानव अपने किसी कार्य के लिए भेजता है उन्हें कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मानव निर्मित उपग्रहों की अगर बात की जाए या कृत्रिम उपग्रहों की बात की जाए, तो कृत्रिम उपग्रहों की मेरे प्यारे बच्चों अगर बात की जाए तो कृत्रिम उपग्रहों की बात की जाए तो सबसे पहले कृत्रिम उपग्रहों में मैं पहला कृत्रिम उपग्रह बताता हूं और यहीं पर आपको रटवा देता हूं, ठीक है, यहीं पर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सुनिएगा, पूरा कैटेगराइज कर रहा हूं, मजा आएगा आपको, ठीक है, यहीं पर कैटेगराइज कर रहा हूं। तो सबसे पहला उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, जो कि आपको दूर संचार सेवाएं देता है। दूर संचार सेवाओं का मतलब मेरे प्यारे बच्चे होता है कि जैसे एक सैटेलाइट हमने भेज दिया और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यहां से मान लीजिए आप मोबाइल फोन से डायल करते हैं किसी का नंबर, तो मोबाइल फोन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से सुनिएगा, जो समय बहुत अच्छे से समझिएगा। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां से आपने फोन किया, किसी को फोन मिलाया, जैसे फोन मिलाया आपके फोन से रेडियो तरंगे निकलती हैं। कौन सी तरंगे बच्चों? रेडियो तरंगे। ये रेडियो तरंगे जाती हैं सैटेलाइट पर, सैटेलाइट इन रेडियो तरंगों को इसको रिसीव करता है, उनको रिसीव करता है और फिर उन्हें वापस पृथ्वी पर उस जगह भेज देता है जहां पर आप बात करना चाहते हैं। तो आपने यहां पर फोन मिलाया, रेडियो तरंगे आपके फोन से निकली, सैटेलाइट तक गई, सैटेलाइट ने उन्हें वापस दूसरे उस फोन तक पहुंचा दिया जहां आप बात करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से संचार होता है, ठीक है, यहां से भेजा गया वहां पहुंच गया, संचार होता है। मान लीजिए कि कहीं पर ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, ठीक है, मैच को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करके उस रिकॉर्डिंग को रेडियो तरंगों के माध्यम से, वहां पर डिश एंटीना होते हैं, रेडियो तरंगों के माध्यम से, एंटीना की मदद से उसे सैटेलाइट को भेजा जाता है और फिर सैटेलाइट उसे रिसीव करके, प्रोसेस करके वापस पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों तक जो है उस रेडियो तरंगों को भेज देती है, जहां पर हमारे घर में लगे हुए डिश एंटीना उसे रिसीव करते हैं और फिर हम टीवी में या फोन में उसका मजा ले पाते हैं, ठीक है। तो चाहे आप इंटरनेट यूज करें, चाहे वो मोबाइल यूज करें, चाहे वो आप मैच देखें, दूरदर्शन कुछ भी देखें, सब में दूर संचार उपग्रहों का यूज होता है। किसमें यूज होता है? दूर संचार उपग्रहों का यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे उपग्रह जो हमें दूर संचार सेवाएं देते हैं बच्चों, ऐसे उपग्रहों को दूर संचार उपग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूर संचार उपग्रह कहते हैं। तो कृत्रिम उपग्रहों में जो सबसे पहला उपग्रह मैं बता रहा हूं बच्चों, वो है दूर संचार उपग्रह, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीकॉम सैटेलाइट। इंग्लिश में भी जानते रहो, इंग्लिश में भी जानते रहो, उसे क्या बोलते हैं? टेलीकॉम सैटेलाइट कहते हैं। टेलीकॉम सैटेलाइट या दूर संचार उपग्रह। तो ये बात आपको मेरे प्यारे बच्चों 100% समझ में आ गई होगी कि दूर संचार उपग्रह क्या होते हैं, हमारे हमारे दूर संचार में मदद करते हैं, दूर संचार सेवाएं देने में मदद करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में मदद करते हैं। तो ऐसे उपग्रह जो हमें मोबाइल की सेवाएं देते हैं, हमें इंटरनेट की सेवाएं देते हैं, हमें मनोरंजन देते हैं, ठीक है, ये सारी सेवाएं देते हैं, ऐसे उपग्रहों को दूर संचार उपग्रह या टेलीकॉम सैटेलाइट बोलते हैं। भारत में ये जो टेलीकॉम सैटेलाइट है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जो टेलीकॉम सैटेलाइट है वो किस किस नाम से जाने जाते हैं, आज यहीं रख लीजिएगा, यहीं जान लीजिएगा, दोबारा कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा, अगर आपको भारत में अगर इनसेट नाम के सैटेलाइट दिखें, इनसेट 1A, इनसेट 1B, ठीक है, इनसेट 1C, ठीक है, इनसेट 2A, 2B, कुछ इस तरीके की श्रृंखला, इनसेट श्रृंखला के सैटेलाइट आपको दिखाई पड़े, यानी कहीं पर भी अगर इनसेट नाम श्रृंखला के सैटेलाइट आपको दिखाई पड़े, ठीक है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करके बता दीजिएगा कि ये दूर संचार उपग्रह है। मतलब 20 ऐसे इनसेट नाम के सैटेलाइट आपको किताबों में दिखेंगे, तो जो आप पहले रटते थे अब रटने की जरूरत नहीं है। इनसेट 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, अगर ऐसा कोई भी उपग्रह आपको दिखे तो आप आंख बंद करके बताइएगा कि ये दूर संचार उपग्रह है, हमें दूर संचार सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में मेरे प्यारे बच्चों दूर संचार उपग्रहों की दो दूसरी कैटेगरी है, वो है जीसैट। याद रखिएगा, जीसैट। तो जीसैट जो श्रृंखला के सैटेलाइट हैं, जीसैट श्रृंखला के सैटेलाइट यानी जीसैट 1, जीसैट 2, जीसैट 3, जीसैट 4, जीसैट 10, जीसैट 20, अभी जो है वो 18 नवंबर को जीसैट 20 भेजा गया। तो अगर आपने पहले पढ़ा होता न्यूज़पेपर में, जैसे देखते जीसैट 20, अच्छा सर ने बताया था जीसैट नाम का सैटेलाइट दिखे, तुरंत बता देना कि किसका है, दूर संचार उपग्रह है, या हमें दूर संचार में मदद करेगा, ठीक है। तो यहां पर जीसैट श्रृंखला के जो सैटेलाइट हैं, चाहे उनका नंबर कुछ भी हो, जीसैट 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, वो सब के सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूर संचार उपग्रह हैं, ठीक है, दूर संचार उपग्रह हैं। इसके अलावा अभी नई पीढ़ी, ठीक है, नई पीढ़ी के हम लोगों ने नई पीढ़ी के सैटेलाइट, नई पीढ़ी के दूर संचार उपग्रह भेजने शुरू किए हैं और उनका नाम है सीएमएस। क्या नाम है बच्चों? सीएमएस श्रृंखला, यानी सीएमएस नाम के भी सैटेलाइट अगर आपको दिखाई पड़े, ये नई पीढ़ी के दूर संचार उपग्रह हैं। तो अगर आपको सीएमएस नाम के सैटेलाइट दिखाई पड़े, सीएमएस 01, सीएमएस 02, सीएमएस 03, सीएमएस 04, अगर ऐसे सैटेलाइट भी दिखाई पड़े तो तुरंत आप बता दीजिएगा, आंख बंद करके बता दीजिएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है, बता दीजिएगा कि ये दूर संचार, भारतीय दूर संचार उपग्रह है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि दूर संचार उपग्रह जो हमें दूर संचार सेवाएं देते हैं, भारत में 3 तरीके के श्रृंखलाएं हैं जो कि दूर संचार सेवाएं हमें प्रदान करती हैं, इनसेट नाम के सैटेलाइट, जीसैट नाम के सैटेलाइट और साथ ही साथ सीएमएस नाम के सैटेलाइट। होप मेरे प्यारे बच्चों को सबको सी बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से नोट कर लीजिए। बिल्कुल बात क्लियर? अंतरिक्ष बहुत बड़ा है काजल यादव, टकराते नहीं है सबको, बिल्कुल जहां पर किसी एक देश का जाता है वहां पर किसी दूसरे का नहीं भेजा जाता। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल अब रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर।
बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। दूर संचार गुरु, पढ़ ही नहीं पाया मैं तुम्हारा मैसेज। दूर संचार ग्रह पूछ रहे हो तो दूर संचार ग्रह नहीं होते मेरे प्यारे बच्चे, दूर संचार उपग्रह होते हैं, ग्रह नहीं होते। फिर उसके बाद बच्चों दूसरा दूसरा क्या मैं बताने जा रहा हूं, दूसरा ये है कि ये तो आपको समझ, दूरसंचार उपग्रह। दूसरे उपग्रह होते हैं जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं। क्या देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मौसम की जानकारी। ऐसे उपग्रहों को हम लोग बोलते हैं मौसमी उपग्रह, मौसम की जानकारी। जो मौसमी उपग्रह, या कि उन्हें क्या बोला जाता है? वेदर सैटेलाइट। क्या बोला जाता है बच्चों? वेदर सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी साउथ इंडिया में तूफान आ रहा है, इसके बारे में जानकारी देते हैं, कब बारिश होगी, कब मानसून आएगा, कब कहां पर बादल बरसेंगे, कब कहां पर क्या होगा। तो जो मौसम की जानकारी देते हैं, सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जो मौसम की जानकारी देते हैं, ऐसे उपग्रहों को मौसमी उपग्रह या वेदर सैटेलाइट कहते हैं। मौसमी उपग्रह या वेदर सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मौसमी उपग्रहों की जो सीरीज इंडिया में है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, उनमें से आती है एक कल्पना सीरीज। क्या होती है? कल्पना सीरीज, कल्पना श्रृंखला, ठीक है। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों, अगर कल्पना 1, कल्पना 2, कल्पना 3, कल्पना 4, कल्पना 5, कल्पना 6 ऐसे कोई उपग्रह नाम दिखें, आप आंख बंद करके बताइएगा कि कल्पना श्रृंखला के उपग्रह, ठीक है, उपग्रह जो है वो क्या है? मौसमी उपग्रह है। क्या है? मौसमी उपग्रह है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मौसमी उपग्रह है वो ठीक है, वो क्या है कि मौसमी उपग्रह है। तो कल्पना श्रृंखला नाम के उपग्रह अगर आपको कभी दिखाई दें, अब रटने की जरूरत नहीं। गया वो समय जब तुम रटते थे, रट रट के परेशान हो जाते थे, रट नहीं पाते थे। अब रटने की जरूरत नहीं है, नाम देके तुम बता दोगे काम क्या है, ठीक है। तो कल्पना श्रृंखला के अगर सैटेलाइट है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मौसम की जानकारी देते हैं। किसकी जानकारी देते हैं बच्चों? मौसम की जानकारी देते हैं। और अगर मान लीजिए इनसेट नाम का सैटेलाइट आपको दिखे, इनसेट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ईमानदारी से, मेरे पढ़ाई करने वाले, पढ़ने लिखने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान देखना। अगर आपको इनसेट नाम का सैटेलाइट दिखे, लेकिन अगर इनसेट 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D दिखे, तो आप समझ जाएंगे दूरसंचार उपग्रह। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दूरसंचार उपग्रह है, ठीक है, इनसेट 1A 2A 2B। लेकिन अगर इनसेट के आगे आपके लिखा हो 3D, या लिखा हो 3DR, या लिखा हो 4D, ठीक है, या लिखा हो 3DS, ऐसा कुछ हो, ठीक है, ऐसा कुछ जो थोड़ा सा ऑड लगे आपको, ठीक है, जो सिंपल सीरीज ना हो, 1A 2A ना हो, 3D हो, 3DR हो, 4DS हो, 3D इस तरीके से लिखे, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये दूरसंचार नहीं, मुख्यतः ये कैसा उपग्रह है? ये मौसमी उपग्रह है, मौसम की जानकारी देगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इनसेट 1A 1B 1C 2A 2B इस तरह से दिखे तो वो दूरसंचार है। और अगर आपको 3D 3DR 4D 4DS इस तरीके से दिखाई पड़े, तो आप समझ जाइएगा ये कैसा उपग्रह है? मौसमी उपग्रह है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? मौसमी उपग्रह है, ठीक है। तो मौसमी उपग्रह है। तो मौसमी उपग्रहों की श्रृंखला भारत में कौन सी है? एक कल्पना मुख्य वाली, और एक इनसेट की जो स्पेशल मतलब स्पेशल नंबर की है, 3D 3DS 3DR 4D 4D ये सब है। तो ये मौसमी उपग्रह है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, मौसमी उपग्रह वो होते हैं जो मौसम की जानकारी देते हैं, मौसम के बारे में हमें सूचनाएं देते हैं, मौसमी उपग्रह कहलाते हैं। भारत में मौसमी उपग्रहों की श्रृंखला होती है कल्पना श्रृंखला और इनसेट की 3D या 4D श्रृंखला, ठीक है, 3D या 4D श्रृंखला। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, होप की बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बढ़िया नेहा, थैंक यू सो मच, ठीक है, अच्छे से पढ़िए बच्चों, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें भी जाननी है, लेकिन आप लोग सिंसियरली उस चीज को पढ़िए, जल्दी से नोट करिए, कमेंटबाजी कम करें, ठीक है। रेडियो तरंगें जैसे बहुत सारी, जैसे पानी की तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें होती हैं, वैसे ही रेडियो भी एक तरंगें होती हैं, ठीक है, एक विचलन होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दो तरीके के उपग्रह हमें याद हो गए। तीसरा जो उपग्रह होता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सुदूर संवेदन उपग्रह। क्या होता है? सुदूर संवेदन उपग्रह, ठीक है, सुदूर संवेदन उपग्रह कहा जाता है। तीसरे टाइप का उपग्रह होता है सुदूर संवेदन उपग्रह, ठीक है, सुदूर संवेदन उपग्रह, या वो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, क्या उसे बोलते हैं? दूसरा नाम क्या देते हैं? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अवलोकन उपग्रह, ठीक है, अवलोकन उपग्रह, ठीक है। तो ये उपग्रह क्या काम करता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ये क्या करता है, जो सुदूर संवेदन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदन उपग्रह या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनके अंदर कैमरा लगा होता है, ये कैमरा इनके अंदर लगा होता है। तो जब ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये चक्कर लगाते हुए क्या करते हैं? पृथ्वी के सतह के बारे में, पृथ्वी के समुद्र के बारे में, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में क्या करते हैं? उनकी फोटो, उनकी तस्वीरें खींचते हैं और हमें सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए ये कैमरे की मदद से, इनके अंदर रडार लगा होता है, इनके अंदर और भी मशीनें लगी होती हैं, इनके अंदर कैमरा लगा होता है, इनके अंदर रडार लगा होता है, इस तरीके की मशीनें इसमें लगी होती हैं। और ये ऊपर से घूमते हुए पृथ्वी की सतह के बारे में, पृथ्वी के समुद्र के बारे में, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जानकारियां हमें प्रदान करते हैं। तो मतलब हमें डेटा प्रदान करते हैं। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? ऐसे उपग्रहों को सुदूर संवेदन उपग्रह या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। अब इससे क्या होता है? हर प्रकार का डेटा हमें प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर क्या हो रहा है, पृथ्वी के पानी के अंदर क्या हो रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या बदलाव हो रहे हैं। मान लीजिए कहीं पर सड़कें बन रही हैं, तो सड़कें कहां से गुजारी जाए, वो रास्ता हमें कैसे पता हो, ठीक है, पता हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ठीक है, ये सारी की सारी नहीं, बारिश से खराब नहीं होता, हमारा वाला कैमरा नहीं है प्रीति कि खराब हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ही वेल मतलब डिजाइन कैमरे होते हैं, स्पेशल कैमरे होते हैं, ठीक है। अब हाँ, तो अंकिता बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं, ठीक है। भाई देखो, क्लास टाइमिंग अभी फिलहाल यही रहेगी, आगे देखा जाएगा। अभी थोड़ा सा क्लास टाइमिंग यही रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस पे मतलब एग्जैक्टली टाइमिंग के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कोशिश मतलब आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यही है, ठीक है।
कोई पीडब्ल्यू की बुक नहीं है। पीडब्ल्यू की अगर आप बुक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बट एक्जैक्टली मैं जो पहले पढ़ा रहा हूं उसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इधर देखिएगा, तो मैं क्या बता रहा हूं बेटा, डिस्टर्ब ना करके समझ लो तो बहुत मजा आ जाएगा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान तुम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अगर कमेंट रोक कर चीजें समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कलेजे के टुकड़ों, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। तो मैंने कहा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर इनको भेज दिया जाता है, किसको, सुदूर संवेदन उपग्रहों को, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को, जिन्हें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये घूमते रहते हैं, पृथ्वी की सतह के बारे में फोटोग्राफ खींचते हैं, पृथ्वी के उनके बारे में डेटा आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो मान लो कहीं पर सड़क बन रही है, आप सड़क को कहां से गुजारें कि आसानी से जो है वो सड़क बन जाए, ठीक है, लोगों का नुकसान कम हो, लोगों को फायदा ज्यादा हो, ठीक है। या फिर पृथ्वी पर कोई खनिज पदार्थ पाए, उसका पता कैसे हो, समुद्र में मछलियां आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, उसका कैसे पता हो। तो ये हमारे हमारे जो है वो वायुमंडल में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में पता करना। तो बहुत सारी चीजों का डेटा ये प्राप्त करता है कौन, सुदूर संवेदन उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। और ये क्या करता है, फिर हमें पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की सतह, समुद्र, ठीक है, सब चीजों के बारे में हमें जानकारियां प्रदान करता है। फिर हम उसी जानकारियों के आधार पर बहुत सारे काम करते हैं। जैसे अब एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि जैसे कुंभ जो है वो प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, अब 2 से 3 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे प्रयागराज के कुंभ में, तो कैसे पता किया जाएगा कि भैया देखो जो है कहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है, कहां से लोगों को निकालना है, कहां पर लोगों को पहुंचाना है, कैसे इस चीज का पता हो पाएगा। इस चीज का पता करने के लिए ऊपर से उपग्रह घूमते रहते हैं और वो हमें तस्वीरें भेजते रहते हैं और उसी के हिसाब से हम चीजों का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो करता है वो कौन करता है, उपग्रह। ये करता है सुदूर संवेदन उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन। ये रडार जो होता है बच्चों, इसको मैं बताऊंगा आगे, जब इसको डिटेल में, अभी तो आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, अभी मैं बहुत डिटेल में इन सब के बारे में बताऊंगा आगे, ठीक है। रडार एक मशीन होती है जिसमें से रेडियो तरंगें निकलती हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और जाती हैं रेडियो तरंगें से निकलती हैं, टकराती हैं, वापस आती हैं। जाने और आने में लगे समय के आधार पर हम किसी चीज का चित्र बनाते हैं। तो रडार एक मशीन होती है जो हमें एक विशेष चित्र बनाने में मदद करती है, किसी भी स्थान का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है बच्चे। और इसमें से निकलती है रेडियो तरंगें। तो इतना मैं शॉर्ट में बता दिया, आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीजें, तो सुदूर संवेदन उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या करता है, मैंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी की सतह के ऊपर से उड़ान भरता है, पृथ्वी के बारे में जानकारी देता है, पृथ्वी के समुद्र के बारे में, सतह के बारे में, हर चीज के बारे में हमें जानकारी देता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके के जो उपग्रह हैं बहुत सारे हैं। तो अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों IRS श्रृंखला का उपग्रह दिख जाए, IRS श्रृंखला का उपग्रह दिख जाए, IRS-1A, IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4, ठीक है, IRS-2A, IRS-3A, ये कुछ भी ऐसा उपग्रह दिख जाए, आप तुरंत हाथ बंद करके बताइएगा ये सुदूर संवेदन उपग्रह है, ये पृथ्वी का अवलोकन करता है, पृथ्वी के बारे में जानकारी देता है, पृथ्वी की सतह, समुद्र, वायुमंडल, सब के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कार्टोसैट नाम के सैटेलाइट दिखे, कार्टोसैट नाम के श्रृंखला के सैटेलाइट आपको दिखे, कार्टोसैट श्रृंखला के सैटेलाइट दिखे, कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 3, कार्टोसैट 4, ऐसा कोई सैटेलाइट दिखे, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये भी क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भारत का है, ठीक है, सुदूर संवेदन उपग्रह है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ओशन सैट नाम के सैटेलाइट दिखे, ओशन सैट श्रृंखला के सैटेलाइट दिखे, ओशन सैट 1, ओशन सैट 2, ओशन सैट 3, तो भी आप समझ जाइएगा ये सुदूर संवेदन उपग्रह है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको रीसैट नाम के सैटेलाइट दिखे, रीसैट श्रृंखला के सैटेलाइट दिखे, तो भी आप समझ जाइएगा, रीसैट 1, रीसैट 2, रीसैट 3, तब भी आप समझ जाइएगा कि ये सुदूर संवेदन उपग्रह है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हाइसिस नाम का सैटेलाइट आपको दिखे, ठीक है, हाइसिस नाम का, तब भी आप समझ जाइएगा कि ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और अभी हाल फिलहाल में जो नई श्रृंखला हमने स्टार्ट करी है सुदूर संवेदन उपग्रहों की, नई पीढ़ी की जो के सैटेलाइट जो हमने लॉन्च करने शुरू किए हैं, सुदूर संवेदन उपग्रह जो हमने शुरू किया है, वो EOS श्रृंखला है, ठीक है। कौन सी श्रृंखला है मेरे प्यारे बच्चों, EOS श्रृंखला। तो अगर मान लीजिए EOS-01, EOS-02, EOS-03, EOS-04, EOS-07, EOS-08 कुछ भी ऐसा दिखे, तो तुरंत आंख बंद करके बता दीजिएगा कि सर ने बताया था कि ये सुदूर संवेदन उपग्रह है, ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये पृथ्वी के ऊपर जाकर पृथ्वी के बारे में जानकारी दे रहा होगा। तो ये सारी श्रृंखलाएं भारत के सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणालियों की हैं, ठीक है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर होने की जरूरत नहीं है, नाम देखते ही तुरंत पहचान लीजिएगा कि एग्जैक्टली इसका काम क्या होगा। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, 100% क्लियर हो गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर है। मौसम की जानकारी देते हैं उसे हम लोग वेदर सैटेलाइट कहते हैं। जबरदस्त, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने बच्चों आज 3 तरीके की, ठीक है, 3 तरीके की सैटेलाइट्स बच्चों देखी हैं। 3 तरीके की सैटेलाइट में से हम लोगों ने देखा कि वेदर सैटेलाइट क्या होती हैं, ठीक है। पहली बात तो आज हम लोगों ने पूरी क्लास के अंदर देखा इसरो क्या है, अंतरिक्ष, पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया कि पाठ्यक्रम क्या है यूपीएससी का, फिर यूपीएससी के पाठ्यक्रम को के बाद हमने देखा कि एग्जैक्टली अंतरिक्ष उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत करी, जिसमें इसरो के बारे में समझा, इसरो की थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री जानी, फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष संगठन है उनके बारे में देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनियों के बारे में देखा, भारतीय प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में देखा, और उसके बाद हमने कुछ करंट अफेयर के साथ हम इस वक्त उपग्रहों को पढ़ रहे हैं। उपग्रहों में सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में, टेलीकम्युनिकेशन या दूरसंचार उपग्रहों के बारे में, जो कि दूरसंचार में हमारी मदद करता है। ऐसे भारतीय जो उपग्रह हैं उनमें से इनसेट, जीसैट नाम के उपग्रह हैं और सीएमएस नाम के उपग्रह हैं। फिर दूसरा हमने देखा मौसमी उपग्रह जो मौसम की जानकारी देते हैं, उसमें कल्पना और इनसेट के 3DS या 4DS नाम के उपग्रह हैं। और फिर हमने देखा जो पृथ्वी की सतह के ऊपर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के बारे में जानकारी देते हैं, ऐसे उपग्रहों को सुदूर संवेदन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के नाम से जाना जाता है, जिनमें जो है IRS श्रृंखला के उपग्रह भारत के आते हैं, कार्टोसैट श्रृंखला के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओशन सैट श्रृंखला के आते हैं, रीसैट श्रृंखला के आते हैं और EOS श्रृंखला के सैटेलाइट आते हैं। तो इन सबको हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों समझा। होप कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हुई होगी, आप लोगों को खूब अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसके आगे कुछ और उपग्रह हैं और उपग्रह प्रणालियां हैं, और फिर अभी हम लोगों ने बच्चों मेरे प्यारे प्यारे कलेजे के टुकड़ों, अभी हमने सिर्फ शुरुआत करी, अभी बहुत रेगुलर क्लास करो, क्लास छोड़ना नहीं, ठीक है ना। समझ में रिकॉर्डेड क्लास देखो, ठीक है, लेकिन क्लास रेगुलर करते रहोगे। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत करी है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है स्पेस टेक्नोलॉजी में, बहुत कुछ पढ़ना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज का समय यहीं तक है क्योंकि क्लास 4 से